तो विद्यार्थियों, सभी मित्रों और सभी देखने सुनने वालों का हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण। देखते हैं तो सिंध पर अरबों के आक्रमण कई विवरणों में हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ह्वेन सांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्ष के समय में सिंध में एक शूद्र राजा, बौद्ध धर्म का अनुयायी शूद्र राजा का राज्य था। इसके पश्चात चचनामा नामक एक फारसी ग्रंथ है, ये आता है। चचनामा से भी हमको इस ब्राह्मण वंश की और अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो चचनामा नामक एक फारसी ग्रंथ में ज्ञात होता है कि सिंध में 712 ईस्वी के पूर्व, 712 ईस्वी के पहले ब्राह्मण वंश का 712 ईस्वी के पहले राय वंश का राज्य था। यहाँ पर राय वंश का राज्य था। ठीक है, तो इसमें 3 राजा हुए, राय दीपाजी, राय सिंगरस और राय साहसी। और तत्पश्चात तारीखे मासूमी में राय सिंगरस द्वितीय और राय साहसी द्वितीय के नाम भी प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह तो शूद्र वंश था राय वंश, अब कैसे यह ब्राह्मण वंश में चेंज हो गया। तो राय साहसी द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है, उसकी पश्चात उसकी जो विधवा रानी रहती है, तो उससे उसके चच नामक ब्राह्मण मंत्री ने विवाह कर लिया। तो अपने 40 वर्षों के शासन काल में और स्वयं को राजा भी घोषित कर दिया। रानी से विवाह करके मंत्री ने, जिसका नाम था चच, उसने स्वयं को राजा घोषित किया, जिससे अब यह ब्राह्मण वंश कौन सा हो गया? ब्राह्मण वंश हो गया। अपने 40 वर्षों के शासन काल में उसने सिंध को एक विशाल राज्य में परिवर्तित कर दिया। अब सिंध की सीमा उत्तर में कश्मीर तक विस्तृत हो गई और चच की मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंदर राजा बना। थोड़े समय के पश्चात ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर चच का पुत्र दाहिर राजा बनता है। कौन बनता है? दाहिर, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसी के समय में अरबों का, दाहिर के समय में ही हमारे देश में अरबों का आक्रमण होता है। अब आता है 712 ईस्वी का टाइम, जो हम अरब आक्रमण के नाम से भारत में जाना जाता है। तो अरब क्या थे? अरब बहुत कुशल व्यापारी थे, व्यापार करते थे। वे एक और तो हिंद महासागर से होकर लंका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक अपने जहाज ले जाते थे, और दूसरी ओर मिस्र तक की यात्राएं, अर्थात अफ्रीका देश के मिस्र राज्य तक की यात्राएं किया करते थे। तो वो पूर्व में भी जाते थे और पश्चिम में भी देशों में जहाजों से यात्राएं अरब लोग किया करते थे और व्यापार से अपना काम चलाते थे। तो बीच में सिंध पड़ता था, सिंध का क्षेत्र बिल्कुल बीच में पड़ता था इनके लिए। तो भारतीय समुद्र तट पर कई बंदरगाह हुआ करते थे उस समय भारत में। भारत का तटीय क्षेत्र बहुत लंबा है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दक्षिण की तरफ। तो उसमें देवल, खंभात, भड़ौच, सोपारा आदि प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे और इन बंदरगाहों पर अरब के जहाज रुकते थे, अरब व्यापारियों के जहाज रुका करते थे। धीरे धीरे वे व्यापार के साथ समुद्र तट पर लूटपाट भी करने लगे। अरब लोग, अरब के व्यापारी में से कुछ लोग ऐसे थे जो डाकू बन गए और लूटपाट भी करने लगे। व्यापार तो करते ही थे, साथ साथ में लूटपाट भी करने लगे। अब 636 ईस्वी में अरबों ने देवल और भड़ौच बंदरगाह को लूटा, परंतु 643 ईस्वी में उन्होंने पुनः देवल पर आक्रमण किया, फिर से आक्रमण किया देवल बंदरगाह पर। तो सिंध नरेश, चच के गवर्नर, ने अरब सेनापति को मार डाला। जब उन्होंने दोबारा सदुत्साहस किया तो चच के गवर्नर ने अरब सेनापति को, या अरबों के जो लूटने की जो टुकड़ी थी, उनके सेनापति को मार डाला। अब कालांतर में कुछ समय और बीता तो उसके में एक अरब जहाज श्रीलंका से की तरफ से आ रहा था और खलीफा वलीद प्रथम और इराक के गवर्नर हज्जाज के लिए उपहार सामग्री लेकर आ रहा था। ये कथा मिलती है। ठीक है, तो देवल बंदरगाह के समीप समुद्री डाकुओं ने उसे लूट लिया। किसको? ये जो जहाज आ रहा था श्रीलंका से इराक के गवर्नर के लिए, जिसमें उपहार रखे हुए थे, उसको देवल बंदरगाह के समीप अरब व्यापारियों ने, जो कुछ डाकू थे, उन्होंने उसे लूट लिया।
हज्जाज जो इराक का गवर्नर हज्जाज है, उसने सिंध नरेश दाहिर से मांग की, दाहिर से कहा कि वह डाकुओं को पकड़े। उत्तर में दाहिर ने कहा कि वे सिंध के नागरिक नहीं हैं, वे अरब के हैं, वे हमारे नागरिक नहीं हैं, दाहिर ने कहा। तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी, दाहिर ने कहा कि नहीं है, कि मैं उनको कैसे पकड़ूं, क्योंकि वो मेरे देश के नहीं हैं, वे अरब के हैं। तो अब हज्जाज को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। अब हज्जाज ने अपने 2 सेनापतियों, जिनके नाम मिलते हैं बुदैल इब्न तहफा तथा उबैदुल्लाह, को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए क्रम से भेजा। अब चचनामा का कहना है कि दाहिर ने दोनों सेनापतियों को मार डाला। चचनामा ग्रंथ है, इस ग्रंथ का कहना है कि उसने हज्जाज के दोनों सेनापतियों को मार डाला, क्योंकि जब आक्रमण करने आए तो युद्ध होना और मारकाट होना अवश्यंभावी हो जाता है। तो अब क्या हुआ, जब मार डाला तो हज्जाज को बहुत क्रोध आया और उसने अपने एक बहुत ही योग्य सेनापति, किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, दाहिर को मारने के लिए, दाहिर को दंड देने के लिए। हज्जाज ने अब भारी तैयारी के साथ 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 6000 हाथियों, 6000 अश्वारोही घुड़सवारों, 6000 उष्ट्रारोही और 3000 चारवाहक जो चारा देते थे और उष्ट्रों की सेना को भेजा। कासिम एक योग्य सेनापति था, दुर्भाग्यवश अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, अब वो तो योग्य सेनापति था ही, लेकिन यहाँ के जो दाहिर का जो सिंध का राज्य था, यहाँ पर कई प्रकार के जातियां निवास करती थी, जिनमें मेहर, ब्राह्मण, बौद्ध आदि और शूद्र आदि सभी निवास करते थे। और चच के ब्राह्मण होने के कारण, उसके राजवंश की रानी से विवाह करने के कारण जनता, ब्राह्मण उनसे नाराज रहते थे। मेहर और ब्राह्मण, बौद्ध आदि इनके परिवार से नाराज रहते थे, दाहिर के परिवार से। तो जाटों, मेहरों और ब्राह्मण विरोधी बौद्धों ने किसकी सहायता की, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने देश को नहीं देखा और ये राजा को दंड देने के लिए, दाहिर को देने के लिए, क्योंकि उस फिरके से उससे, अतः उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की जनता ने उस समय सहायता की। कासिम ने देवल पर आक्रमण कर भारी नरसंहार किया। इसमें 17 वर्ष के ऊपर के सभी स्त्री पुरुष तो मार डाले गए और तत्पश्चात उसने तिरुन, सेहबन और सिसम पर भी अधिकार कर लिया। ये क्षेत्र थे तिरुन, सेहबन और सिसम, जिस पर उसने अधिकार कर लिया, सिंध के क्षेत्र थे। दाहिर ने उसका सामना अपनी राजधानी राबोर में किया, 50,000 सैनिकों के साथ किया। 712 ईस्वी के इस भयंकर युद्ध में दाहिर वीरता के साथ लड़ते हुए मारा गया। सिंध में अरबों की यह पहली सफलता थी, प्रथम सफलता थी सिंध पर। हमारे देश में अरब आक्रमण से ही मुस्लिम आक्रमण का प्रारंभ माना जाता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह सिंध क्षेत्र पर विजय मुसलमानों की पहली सफलता थी भारतवर्ष के ऊपर। अब दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने अनेक महिलाओं के साथ कासिम का सामना किया। रानी भी बड़ी वीर थी दाहिर की, उसने भी कोशिश की कि उसका सामना करें और अपने गौरव की रक्षा के लिए, परंतु वह हार गई मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना के आगे और जनता भी उसके पक्ष में नहीं थी, अतः वो बेचारी हार गई और उसने अपने को सती कर लिया। अपने गौरव की रक्षा करने के लिए वो आग में जलकर सती हो गई, दाहिर की रानी। अब दाहिर के पुत्र जयसिंह ने ब्राह्मणाबाद में मोर्चा संभाला। ब्राह्मणाबाद नामक स्थान पर उसके पुत्र ने मोर्चा संभाला, परंतु कासिम ने कुछ ब्राह्मणों को अपनी ओर मिला लिया और धन आदि देकर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया। जयसिंह के भाई फोफी ने अलोर के किले से युद्ध किया, उसका परिवार अभी भी लड़ रहा है। जयसिंह के भाई फोफी ने अलोर के किले से युद्ध किया, परंतु कुछ हिंदुओं के विश्वासघात के कारण वो भी हार गया। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए देश को बलिवेदी पर चढ़ा देते हैं, नहीं तो आज शायद इतिहास कुछ और होता। तो वह भी मारा गया और विश्वासघात से, हिंदुओं के विश्वासघात से फोफी भी हार गया। सिंध के सैनिकों ने मुल्तान में 2 मास तक अरबों का सामना किया। जो सिंध की जो सेना थी
वो भी 2 महीने तक डटी रही और अरबों का सामना करती रही। पर अब अरबों के हाथ में, पर वे भी खाद्य सामग्री की कमी के कारण हार गए। अब अरबों के हाथ में इराज, बैलामन और सारा सिंध आ गया। अब मोहम्मद बिन कासिम की सेना के हाथ में पूरा का पूरा सिंध क्षेत्र आ गया और यहाँ पर यहीं से मुसलमानों का अधिकार हो गया। चचनामा जो ग्रंथ है, ये मोहम्मद कासिम के दुखद अंत का भी वर्णन करता है। चचनामा कहता है, चचनामा की एक कहानी आती है छोटी सी, उसमें कहता है कि कासिम ने दाहिर की 2 पुत्रियों को खलीफा सुलेमान के पास उपहार स्वरूप भेजा था। जब दाहिर की पुत्रियों को, जब दाहिर को हरा दिया, मार डाला और उसके परिवार भी सब हार गए, तो उसने उनकी 2 बेटियां बची थी जिनको उसने उपहार स्वरूप जो वहां का जो खलीफा था सुलेमान, उसके पास भेजा। तो वहां पहुंचकर उन पुत्रियों ने खलीफा को यह सूचित किया कि कासिम ने तो पहले ही उनका शील भंग कर दिया है। यह सुनकर खलीफा को बड़ी क्रोध आया और उसने अपने योग्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया। उसे जिंदा खाल के बोरे में सिलकर खलीफा के पास भेजा गया। बाद में पुत्रियों ने बताया, जब वो मर गया, बाद में पुत्रियों ने बताया कि उन्होंने शील भंग की झूठी कहानी गढ़कर अपने पिता के हत्यारे से बदला ले लिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मारा था। अतः पुत्रियों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला इस प्रकार लिया कि मोहम्मद बिन कासिम भी मारा गया। तो ये सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। यहाँ पर सिंध की पराजय के कुछ कारण हम देख लेते हैं। चच ने राय द्वितीय की विधवा से विवाह करके राज्य प्राप्त किया था, नंबर 1। तो चच नामक मंत्री ने, तो अतः समाज का एक वर्ग उसे राजा न मानकर अवसरवादी मानता था कि उसने मौके का फायदा उठाया। और उसका भाई इसका दाहिर का भाई चंदर अयोग्य शासक था। इन दोनों के शासनकाल में जनता में असंतोष और विद्रोह फैला। तीसरा, दाहिर ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 30 वर्ष गंवा दिए, बहुत टाइम लगाया। चौथा, सिंध के जाटों, मेहरों और बौद्धों ने ब्राह्मण शासक दाहिर का साथ नहीं दिया। ब्राह्मणाबाद, अलोर और मुल्तान के पतन में इन स्वार्थी और राज्यद्रोही तत्वों ने बड़ी भूमिका निभाई। पांचवा, दाहिर की सेना में अरब सैनिकों की एक टुकड़ी थी, वह दाहिर का साथ छोड़कर कासिम से जा मिली, क्योंकि अरब भी मुस्लिम थे और कासिम भी मुस्लिम थे। यहाँ जातिवाद का देखने को मिलता है मंजर, तो वो कासिम से जा मिले। और सबसे अंत में ये कह सकते हैं कि वास्तव में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर से कहीं योग्य सेनापति था। वो थोड़े ही समय में उसने आकर पूरे क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और दाहिर ने 30 वर्ष अपने राज्य को संभालने में बिता दिए। तो ये था हमारे भारत पर सिंध का आक्रमण। तो चलिए, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अरबों की असफलता के कारण, क्योंकि इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए वो भारतवर्ष पर, सिंधु तक ही सीमित रह गए। और भारतीय प्रतिरोध के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।